बात करते हैं, जैसे मैं आपको दो तरह की बात बताऊंगी इसमें। जैसे हमारे पास दो तरह के कॉलेजेस हैं, एक कोएड कॉलेज है और एक ऑल वुमेन कॉलेज है। तो मैं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको जेंडर ऑडिट के बारे में बताऊंगी। जहां पे ऑल वुमेन कॉलेज है वहां पे आपको सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करनी है। अब ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स क्या होती हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे आज आप ये वर्कशॉप कर रहे हैं, मैं अपने विचार रख रही हूँ, आपके साथ कुछ डिस्कशन होगा, पार्टिसिपेशन और कॉलेजेस के लोग मेरे से बात करेंगे। तो उस वाद विवाद में, बातचीत में, वार्तालाप में, चर्चा में कितनी सारी नई चीजें हम सबको पता लगेंगी। खास करके जो लेक्चर दे रहा होता है उसके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि वो किसी एक नई जगह पे जाकर एक चर्चा में पार्ट ले, एक कम्युनिकेशन वर्कशॉप में पार्ट ले, क्योंकि ये लर्निंग दोनों तरह से होती है। एक पार्टिसिपेंट भी लर्न करता है और एक रिसोर्स पर्सन भी लर्न करता है। तो पहली बात जो मैंने ऑल वुमेन कॉलेज के लिए कही वो ये है कि आप बातचीत करें अपनी लड़कियों के साथ, जो आपकी, क्योंकि आपकी ऑल वुमेन कॉलेज है। मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली कितना पिक्चर, कितने लोग कहाँ से हैं ये नहीं पता है, बट जैसे किरण जी ने बताया कि इसमें बहुत तरीके के लोग जुड़े हैं, तो मुझे दोनों तरह से बात रखनी है। एक ऑल वुमेन कॉलेज में आप जेंडर वर्कशॉप्स और जेंडर ऑडिट कैसे कर सकते हैं, और एक कोएड कॉलेज में आप जेंडर ऑडिट और अवेयरनेस वर्कशॉप्स कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है, बट हमारा मार्ग एक ही है। क्या मार्ग है कि हमें फीमेल्स को जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आना है, हमें फीमेल्स को सशक्त करना है, हमें फीमेल्स को 21वीं सेंचुरी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए उनको एम्पावर करना है, उनको सब बात बतानी है, चाहे वो समाज की है, चाहे वो कमाने की है, चाहे वो घर की है, चाहे वो एक उच्च स्थान की है, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की है, चाहे वो कॉर्पोरेट की है, चाहे वो छोटी कंपनी की है, चाहे वो बड़ी कंपनी की है। फीमेल्स को एम्पावर करना आज की नेसेसिटी है। इस तरह की वर्कशॉप्स कर हम एक उसी तरीके और उसी मार्ग के ऊपर एक कदम अग्रसर हैं। तो जहां तक हो सके सभी कॉलेजेस ये इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि नैक ने जेंडर ऑडिट करना कंपल्सरी कर दिया है। एक नैक का होता है 5 साल का साइकिल, 5 साल के साइकिल में 2 बार जेंडर ऑडिट करना कंपल्सरी है, मैंडेट है, कंप्लायंस है। अब आप ये ऑल वुमेन कॉलेजेस में मैंने आपको 2 बात बताई, एक तो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करनी है, दूसरा हमें फीमेल्स को 21st सेंचुरी चैलेंजेस के लिए रेडी करना है। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपने विचार रखूंगी। देखिए, आपके फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में 10 डिपार्टमेंट है या 20 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक नोटिस जाना चाहिए कि आप जो भी प्रोग्राम्स करें, जो भी जिस भी दृष्टिकोण से करें, उसके अंदर जेंडर एस्पेक्ट होना चाहिए। जेंडर एस्पेक्ट होना चाहिए का क्या मतलब है कि अगर आपके 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 100 में से एटलीस्ट 50% गर्ल्स होनी चाहिए, 50% लेडीज होनी चाहिए। लेडी बेनिफिशियरीज जो हैं वो फीमेल्स का होना बहुत जरूरी है। जब वो बातचीत सुनेंगी, जब वो इस तरह से आगे बढ़ेंगी, तभी उनको समाज के बारे में पता चलेगा। मैं आपको एक पड़ोसी की कहानी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, क्योंकि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में, मेरी अपनी 2 एनजीओज हैं, मैं विमेन को लेकर बहुत सारी सीरीज करती हूँ और इन कामों में बहुत अग्रसर रहती हूँ। तो वो यही सारी चीजें देखकर वो मेरे से मिलने आई। मेरी पड़ोसन की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिलेट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको जेंडर अवेयरनेस के बारे में पता चले। और ऑडिट के बारे में तो हम आखिरी में बात करेंगे, पहले तो हमें ये बात करनी है कि हमें जेंडर अवेयरनेस कैसे फैलानी है, जेंडर को कैसे सशक्त करना है, खास करके फीमेल्स को। तो मेरे से आके बोलती है कि दीदी मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं दिया जाता। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि आज भी समाज में ऐसे लोग बसते हैं कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने देते अपनी बहुरानियों को, अपनी बेटियों को। क्यों नहीं पढ़ने देते? क्योंकि उनको समाज के बारे में पता चलेगा, उनको समाज के बारे में क्या हो रहा है इसके बारे में ज्ञान होगा। ये बहुत ही गलत बात है। आज समाज में जो भी हो रहा है
उसका दर्पण है न्यूज़पेपर्स, उसका दर्पण है मीडिया, उसका दर्पण है सोशल मीडिया। उनको फेसबुक पे अकाउंट नहीं खोलने दिया जाता, उनको सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया जाता। पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि फीमेल्स जो हैं वो एम्पावर हो जाएंगी। उनको अपने अपने कर्तव्यों के बारे में तो पता है, कहीं उनको अपने राइट्स के बारे में ना पता चल जाए। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग आज भी बसते हैं हमारी दुनिया में। हमें ऐसे लोगों को ना करना है और हमें हर ऐसी कोशिश करनी है कि फीमेल्स जो हैं वो हर तरीके से एम्पावर हो जाएं। इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। I think some network issue is there. We are trying to connect with the speaker. Please. आवाज नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही, Yes. पिक्चर से नहीं आ रही भाई। कभी ऑडियो I think there is some network issue, and we are trying to connect with the speaker. Kindly be patient with us. Okay. Just wait for 2-3 minutes. It's fine, ma'am. It's fine, ma'am. We are waiting for the ma'am because it's virtually, so it happens almost. Thank you so much, ma'am. MI का है। जी आला। ये झाड़ू। झारूज। हमें इस चीज के बारे में देखना है कि हम किस तरह से अपनी फीमेल्स को इस रास्ते पर अग्रसर कर सकते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. Your voice is audible. ये आपकी आवाज आ रही है मैम। डिस्टर्बेंस हो रही है तो थोड़ा आप कह सकते हैं उनको कि वो आवाज बंद कर दें। अनम्यूट कर ले मैम। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस तरह से कर सकता है। अब सबसे पहले मैं बात रखूंगी, हमारे कॉलेज में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब में जेंडर ओरिएंटेशन होना चाहिए। हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप जो हैं फीमेल्स को किस तरह से मेन स्ट्रीमिंग में, डिसीजन मेकिंग में और उनका जो प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं उसके आउटकम में किस तरह से हम उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जैसे आप एक कल्चर बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम कुछ मूवीज बच्चों को दिखाएं और मूवीज भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जेंडर जो है अपना एक रोल प्ले कर सके, जेंडर जो है अपना अपना काम दिखा सके। जैसे आपको मूवी दिखानी चाहिए मर्दानी, इसके अंदर रानी मुखर्जी एक बहुत ही एम्पावर्ड रोल में दिखती हैं और समाज में वो किस तरह से काम कर पा रही हैं, किस तरह से वो काम कर सकती हैं, इसके बारे में बताया गया। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताऊंगी, जैसे आप मणिकर्णिका एक मूवी है वो दिखा सकते हैं। आप कोई भी ऐसी मूवी दिखा सकते हैं जिसके अंदर समाज का दर्पण वो देख पाए। जैसे आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है
लड़कियों को जलाया जा रहा है डाउरी सिस्टम के लिए, आप लड़कियों को एक सशक्त रोल में दिखा सकते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसके अंदर फीमेल्स एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, स्मिता पाटिल की मूवी थी मिर्च मसाला। इसके अंदर वो एक अपना एनजीओ खोलती हैं और धीरे धीरे एक कोऑपरेटिव खोलकर वो सशक्त हो जाती हैं। तो हमें ये दो ही नैक में चीजें कही गई हैं, आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कराने विमेन कॉलेजेस में और उनको 21st सेंचुरी के लिए रेडी करना है। एक तो मैंने आपको मूवीज स्ट्रीमिंग की बात करी, तो आप एक साथ भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप डिपार्टमेंट वाइज आप उनको कह सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है अपना एक एक प्रोग्राम वीक में एक यूट्यूब लिंक बच्चों को शेयर करे और उसके उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन आवर सेशन रख सकते हैं, कोई क्विज रख सकते हैं। इससे वो समाज के बारे में उनको ज्यादा पता लगेगा, समाज के बारे में वो बातचीत करने के लायक होंगी और उनको वाद विवाद और चर्चा से बहुत ही ज्यादा माइलेज मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो मूवी स्ट्रीमिंग की बात करें, उस तरह से आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल एनजीओज जो विमेन के लिए काम कर रही हैं उनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो कि सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोएड कॉलेज है चाहे वो विमेन कॉलेज है, आप जेंडर सेंसिटाइजेशन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कर सकते हैं। आपको हर ऐसी सुविधा लड़कियों को प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनकी स्पेशल नीड्स है, जैसे सैनिटरी नैपकिन मशीन, सैनिटरी नैपकिन बर्नर। ये सारी चीजें फीमेल के लिए एक टैबू की तरह मानी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल्स को गुजरना पड़ता है और उनको दर्द सहना पड़ता है। तो इस तरह की बात को ओपनली बात करें। इस तरह की बात जैसे सेक्स एजुकेशन है, हमारे रेप वर्कशॉप करके हम ये सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो एक गंदा वाद विवाद का जो विषय रहता है कुछ गंदे आदमियों के दिमाग में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बोल्ड टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वर्कशॉप के रूप में, एक सहज रूप में अगर हम अपनी बात को कह पाएंगे, स्प्रेड कर पाएंगे, तो ये पूरे कैंपस के लिए अच्छा है। क्योंकि कैंपस में हमें मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, कुछ कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर भी होते हैं। तो हमें अपने पूरे कैंपस में, तीसरी बात है कि हमें कुछ पोस्टर्स लगाने हैं। ये भी नैक ने ही कहा है कि आपको इस तरह के पोस्टर्स दिखाने हैं, स्लोगन्स दिखाने हैं, कि ओवरऑल हम बात कर पाए कि हम पूरे कैंपस को लेकर पूरे जेंडर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक जेंडर न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है। हमारे लिए चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो जेंडर है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी है, आपको समाज का रूप दिखाना है, आपको मूवी स्ट्रीमिंग दिखानी है, आपको वेब सीरीज आजकल बहुत आ रही है। एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी मेंटल हुड का, तो आपकी जो भी विमेन डेवलपमेंट कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, IQAC कमेटी है, सभी बैठकर पूरा जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, जेंडर पॉलिसीज बना सकते हैं। और अगर आपने पहले पॉलिसीज बनाई हैं, आप उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रिवाइज कर सकते हैं कि हम आज की डेट में ई वर्कशॉप्स ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड ने हमारी फिजिकल दूरी बहुत ज्यादा बना दी। तो फिजिकल दूरी को दूर करने के लिए हमें ई वर्कशॉप्स करनी है, बच्चों को जोड़ना है, बच्चों से एक, खास करके मेल स्टूडेंट से एक प्लेज लेना है कि हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे हमें फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट शो हो। तो हर तरह से कैंपस में आप ये चीजें फैला सकते हैं, पोस्टर्स दिखा सकते हैं कि रिस्पेक्ट वुमेन। जब देखते हैं टैक्सी, स्कूटर्स, निर्भया के केस से सब चीजें पीछे मेंशन्ड है कि मतलब आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह से आप उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जेंडर अवेयरनेस वर्कशॉप्स जब करते हैं तो हमें सारे जेंडर्स का ध्यान रखना है। हमें ऐसे प्रोग्राम स्पेसिफिकली करने हैं, चाहे वो डिस्कशन है, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे वो लेक्चर है, चाहे वो बातचीत है, चाहे वो कोई भी वर्कशॉप है, हमें हमेशा जेंडर को ध्यान में रखना है कि क्या हम किसी जेंडर को हर्ट तो नहीं कर रहे, क्या हम फीमेल्स को एम्पावर करने की वजह से मेल्स को तो नहीं हर्ट कर। तो एक तरफ तो आपको फीमेल एम्पावरमेंट करनी है, दूसरा आपको मेल वर्कशॉप्स भी करनी है, जिसके अंदर आपको उनको समाज के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको कोई भी गलत काम या किसी भी गलत सोबत में नहीं पड़ना जिसमें कि जेंडर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है या जेंडर के साथ कोई गलत काम हो रहा है।
तो ये चीजें आपको ओवरऑल हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि ये चीजें हमेशा कंट्रोल में रहें। अब मैं आपको बताऊंगी फीमेल सेफ्टी को लेकर, और ये सारी अवेयरनेस वर्कशॉप्स में आती हैं, क्योंकि हम जब फीमेल्स की बात करते हैं तो हमारे जितने सातों इंडिकेटर्स नैक ने बताए हैं, चाहे वो रिसर्च वर्कशॉप्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रिसर्च वर्कशॉप्स है, चाहे वो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज हैं, चाहे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमेशा और हर चीज में आपको सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा की बात करनी। सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा का क्या मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितनी मेल्स को आपने बेनिफिट दिया, कितने परसेंटेज ऑफ उसको आपने बेनिफिट दिया, वर्कशॉप से कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, क्या आप लड़कियों का मेडिकली ध्यान रख रहे हैं, क्या आपने कोई काउंसलर रखी हुई है जो उनकी परेशानियों को, उनके रिलेशनशिप इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। आपको अपनी वेबसाइट पे उनकी बतानी है, एक विजिबिलिटी वो एक कॉलेज है, चाहे वो गर्ल्स लिस्ट तक नहीं चाहिए। को ये बताना पड़ेगा कि ये जो काउंसलर है वो फीमेल्स को लेकर, मेल्स को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को सुन पा रहा है, देख पा रहा है। आपको ये चीजें नैक में दिखानी पड़ेंगी कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप फीमेल सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर बहुत सजग हैं। अब मैं इसको बताऊंगी कि सजग किसको कहते हैं। मैं अपने कीर्तिनगर, जहाँ पे मैं दिल्ली में रहती हूँ, कीर्तिनगर के एरिया की पिछले 7 साल से मैं पुलिस मित्र ऑफिसर हूँ। इससे लेकर मैं कुछ आपको बातें बताना चाह रही हूँ, ये जेंडर अवेयरनेस के ऊपर खास रोल प्ले करेंगी आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत क्रिटिकल हो गए हैं आज के समाज में। तो आप किसी भी लोकल एनजीओ के साथ, पुलिस स्टेशन के साथ, उनका एक लेडी विंग होता है, उसके साथ आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका ये दर्शाएगा कि आप अपनी जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको सशक्त कर रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। वो कुछ दाव पेच, कुछ बॉडी मूवमेंट्स ऐसी सिखाते हैं आपको कि आप किसी भी तरीके से कोई भी इशू होगा तो आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको एक आदमी अटैक कर रहा है या आपको 4 जगह से आदमी अटैक कर रहे हैं, जिसको हम गैंग रेप की बात करते हैं, तो वो उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? आपके एक लेडीज के पर्स में कुछ चीजें कॉमनली पड़ी होती हैं, जैसे सेफ्टी पिन हो गया, हेयर पिन हो गया, रस्सी हो गई, स्कार्फ हो गया, आपका हेयर ब्रश हो गया। तो ये चीजें किस तरीके से टूल्स बन सकती हैं फीमेल्स के लिए, अपने बचाव के लिए, इसके बारे में वो वर्कशॉप्स लेते हैं। एक पर्टिकुलर ऐप होती है जिसको हम बोलते हैं हिम्मत ऐप। आप एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी जिस कॉलेज का प्रिंसिपल है, आप एक मैंडेट जारी करिए कि आपको ये वाली पर्टिकुलर ऐप, ऐसी 7 ऐप है पुलिस की, हिम्मत ऐप सबसे अच्छी मानी जाती है। आप अपनी सारी लड़कियों को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को ये कह सकते हैं कि आप हिम्मत ऐप डाउनलोड करें। हिम्मत ऐप के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन में ऊपर बैठी थी और मैं हिम्मत ऐप के ऊपर ही वर्कशॉप ले रही थी। तो मैंने बच्चों को टेस्ट करके बताना था। कुछ स्लम की लड़कियां थी, करीब 80 लड़कियां मेरे सामने बैठी थी। तो मैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी कि कैसे आप बातचीत करके, कैसे आप फोन करके, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये कैसे हुआ? मैंने हिम्मत डाउनलोड करवाई ऐप, उसमें एक मिस्ड कॉल देना होता है। मैंने सभी लड़कियों को बोला कि मैं मिस्ड कॉल दूंगी आपको, मैं इसकी हिम्मत की वर्किंग सिखाती हूँ, कैसे आपको करना है। सपोज मेरे पीछे एक बाइक में लड़का घूम रहा है और उसके पीछे 2-4 लड़के और घूम रहे हैं, ठीक है। अब लड़की तो घबरा जाती है कि अकेली वो क्या करे। उसको क्या करना है, हिम्मत ऐप को डाउनलोड करना है और एक मिस्ड कॉल देना है। ये मिस्ड कॉल देते ही पुलिस, आसपास की पुलिस उसके रेस्क्यू के लिए इमीडिएटली आ जाती है विद इन 2 मिनट, क्योंकि वो ये लोकेशन शेयर हो जाती है कि लड़की कहाँ पे है, और मिस्ड कॉल करने का मतलब है कि वो लड़की प्रॉब्लम। तो इमीडिएटली पुलिस ऊपर वाले से, और आप एक टाइमली आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये विमेन
सेफ्टी को लेकर बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य है अगर आप अपनी फैकल्टी मेंबर्स और अपने स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करने के लिए करें। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है इन योर जेंडर पॉलिसी कि हम अपने कैंपस में सभी जेंडर का स्वागत करते हैं, सभी जेंडर का इक्विटी से ट्रीट करते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि इक्विटी से ही इक्वालिटी है, समानता है, समता है। ये चीजें आपको अपनी पॉलिसी में प्रूव करनी, ठीक है। आपको पॉलिसी में जियो टैग पिक्चर्स, और अगर आपने काउंसलर्स रखे हुए हैं, काउंसलर्स के एड्रेस, कैसे आपको दिखानी है कि हमारे समाज और हमारी चीजों में हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेफ्टी सिक्योरिटी, समाज का दर्शन, मूवी स्ट्रीमिंग, जेंडर बेस्ड प्रोग्राम्स, हर डिपार्टमेंट क्या स्पेसिफिक काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी, स्पेशल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स। अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये पेंडेमिक ने एकदम सभी को तोड़ दिया है मानसिक रूप से, और हम चाहते हैं कि अगर हम मानसिक रूप से हेल्दी हैं तो हम फिजिकली भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अगर हम फिजिकली ठीक हैं और अगर हम मेंटली बीमार हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स का, डायरेक्टर्स का, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का, डिपार्टमेंटल हेड्स का, IQAC का ये खास करके रोल है कि हम ऐसा कोई भी स्टोन नहीं छोड़े जिससे कि हम फीमेल्स को मेन स्ट्रीमिंग में लेके आए। जब आप कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हैं, आपको कोएड कॉलेजेस को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन पूरा हो। अगर आप गर्ल्स या स्टूडेंट काउंसिल का को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है, लड़कियां जो हैं उस पार्ट में, काउंसिल में, स्टूडेंट काउंसिल में जो भी आप काउंसिल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको 50% एटलीस्ट लड़कियां रखनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो, जब हम उसको कार्यान्वित करते हैं, जब हम उसको एक्चुअली अप्लाई करते हैं, हर लेवल पर, हर चीज पे हमें फीमेल्स को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरी तरफ हमें मेल्स को इग्नोर नहीं करना है, हमें मेल्स को भी प्रॉपर उनको बताना है कि उनको उनका क्या डिजायर्ड रोल है सोसाइटी में, क्या वो डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अगर कोई भी समाज की गलत गतिविधियों में वो पड़ेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो लीगल वर्कशॉप्स करनी भी बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मेरे साथ आज जुड़े हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, लीगल वर्कशॉप्स करिए, एडवोकेट को बुलाएं, लेडी एडवोकेट को बुलाएं, न्यायालय से किसी को बुलाएं, छोटे लेवल पे कोर्ट्स को बुलाएं, क्योंकि हम यहाँ पे रूरल की भी बात कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे पंचायती सिस्टम में हैं तो आप सरपंच को और पंचों को भी इसका पार्ट बनाएं, उनके साथ एक वर्कशॉप करें, फीमेल्स को सशक्त करें और मेल्स को एक आवाज दें कि वो गलत काम नहीं कर सकते। लद गए वो जमाने जब इस तरह की बातें होती थी और वो समाज में नहीं सामने आती। निर्भया का केस अपने आप में एक, उस लड़की ने तो अपनी जान गंवा दी, पर वो जो जिस तरह की बातें छोड़कर गई है, जिस तरह का समाज में विचार छोड़कर गई है, वो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे याद है जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमारे कॉलेज से, तरह तरह के कॉलेज से कितने लोग कैंडल जलाने गए उसके उसकी जगह पर, और वहां पे उन्होंने शपथ खाई कि इस तरह के लोग जो रेप में इन्वॉल्व हैं, एसिड में इन्वॉल्व हैं, लड़कियों के चेहरे पर क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रही है वो एसिड फेंक देते हैं, ऐसे लोगों को समाज में नंगा करना है। ऐसे लोगों को समाज में हमें बताना है कि ये काम वो नहीं कर सकते। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस दिशा में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास लड़कियां हैं, हमारे पास लड़के हैं। समाज शुरू ही कॉलेज से होता है और एंड भी कॉलेज पे होता है। जो चीजें, जो चर्चा, जो विचार हम यहाँ से लेकर जाएंगे वही समाज में फैलाएंगे।
क्योंकि अल्टीमेटली हमें समाज का हिस्सा बनना है, हमें आगे नौकरी करनी है, हमें स्टीरियोटाइप रोल्स को खत्म करना है। तो हम क्यों ना ऐसा डिबेट करें, हम क्यों ना ऐसे प्रोग्राम करें जिसके अंदर ऐसा एडवर्टाइजमेंट हम दिखाएं जो समाज के जो जेंडर स्पेसिफिक स्टीरियो रोल्स हैं उनको हमें ब्रेक करना है। हम ऐसा क्यों ना नाटक करें कि लड़कियां नौकरी पे जा रही हैं और लड़के घर में कपड़े धो रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं और सब्जी लेने जा रहे हैं। हम ऐसे नाटक क्यों नहीं करते? अगर हम ऐसे नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो समाज में एक हमारी मानसिकता बनी हुई है उसको हम कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब होंगे, उसको कहीं ना कहीं हम विचारने में कामयाब होंगे। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से अपने समाज को, अपने अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को कार्यान्वित करना है और उनको इस तरह से समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो समाज में गलत काम करने के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको हमें ना कहना है कि अब तुम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो समाज में एक मजाक बन के रह जाए, समाज में लड़कियों की इज्जत उछाले, उनको प्रॉब्लम में लाए। तो हमें ये चीजें ऑलरेडी ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर फीमेल्स का अंडरमाइन हो, उनके रोल्स वीक हो या उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाए। ऐसा हमें काम करना है, ऐसी हमें चीजें करनी है। तो अब मैं आती हूँ, आपको ये तो पता ही है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग होती है। उसको एक गुड़िया के साथ खेलने के लिए बोला जाता है कि तू गुड़िया से खेल, तू किचन सेट से खेल, तू तू फ्रिज एक छोटा सा लाके देते हैं, तेरे को हम डॉल्स लाके देते हैं। उसको शुरू से ही एक वीक पोजीशन में लेके आया जाता है, उसको एक शुरू से ही अलग माना जाता है। उसके भाई के लिए तो रूल्स अलग हैं और उसके लिए रूल्स अलग हैं। ऐसा क्यों? हमें जब लड़की पैदा होती है उस दिन से, जिस दिन से हम उसको शिक्षा के के माध्यम से ये चीजों का ज्ञान देते हैं कि तू लड़की है या तू लड़का है, ऐसी चीजों पे हमें शुरू से ही लगाम लगानी है। शुरू से ही हमें ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लच करना है, पकड़ना है, जिसके अंदर कि फीमेल्स को एक वीकर सेक्शन की तरफ लिया जाता है, समाज में एक बहुत ही गलत निगाह से देखा जाता है। बहुत सारे काम हैं घर के कॉलेज के कुछ डिपार्टमेंट के बीच कॉलेज के लिए ऐसे जो सारे लोग जा रहे हैं वो तो कोई तो 12-12:30 बजे काम हो जाती है। थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिए प्लीज। क्या टाइम चाहिए। Can I start now? Please mute Yes, yourself. ma'am. Then we will have a discussion also with proper concepts of what I have given and what is your take on this. देखिए, in many countries, in many countries, men and women perform different roles. ठीक है, मैंने आपकी बात हिंदी में कह दी है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से दूसरी भाषा में भी अपने विचार रखना चाहूंगी। When a female is born, different set of responsibilities with decision making. देखिए थोड़ा सा अच्छा होगा। किरण जी थोड़ा सा आप एक स्टेप ले लीजिए कि सभी को म्यूट करवा दीजिए। Yes, ma'am. I'm muting all, but some of them are unmuting themselves. I cannot hard mute them because now it's time for question answers also, no? That's Okay. why. Let me just give. Right. Okay, let me just complete my what thoughts. Sure, ma'am. You can take your time, or otherwise, I'll hard mute all. You please unmute yourself then again. No issues. Okay, when you talk about the gender audit, देखिए मैंने आपको अभी अपनी बात कही कि ऑर्गेनाइजेशन में सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। इसका एक प्रॉपर
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एक डॉक्यूमेंट नैक ने रिलीज किया है कि आप कितने बच्चों को रिसर्च में एक्टिवेट कर रहे हैं, कितने बच्चों को सशक्त कर रहे हैं, कितने बच्चों को डिफरेंट वर्कशॉप्स का पार्ट बना रहे हैं, आप कितने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी लड़कियों को प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन कौन सी कैंपस फैसिलिटीज आप उनको दे रहे हैं। इस तरह के 7-8 क्वेश्चंस जो हैं वो नैक आपसे पूछता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया 7 का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम जेंडर ऑडिट कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक पॉलिसी बनाता है जिसको हम बोलते हैं जेंडर पॉलिसी, जिसके अंदर उसको एक ये दिखाना होता है कि वो जेंडर को लेकर बिल्कुल ही इक्वल है। सारा जितने भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू टेक द डिसीजन मेकिंग, टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज, टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड। तो इस तरह से हमें अपना जेंडर पॉलिसी बनानी है और सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा को आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको पूरा पता लगेगा कि मेल्स कितने बेनिफिट हो रहे हैं और फीमेल्स कितने बेनिफिट हो रहे हैं। ये हमारे दिमाग की बनाई हुई प्रक्रिया है कि हम अलग हैं, लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं। जेंडर इक्विटी होनी चाहिए। जेंडर इक्विटी का मतलब है कि आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ताकि वो इक्वली ग्रो कर सके। ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा समाज भी हमें प्रेरित करता है कि, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक माध्यम है जिसकी वजह से हम एक फीमेल को सशक्त करने में कामयाब होते हैं। इससे सुंदर, इससे अच्छा, इससे सशक्त कोई भी डाइस नहीं है जो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रोल प्ले कर सकता है समाज को बदलने में, समाज को कहने में कि फीमेल्स और मेल्स में कोई भी फर्क नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ जो इनइक्वालिटी गैप्स हमारे आए हैं, वो इनइक्वालिटी गैप्स हमारे खत्म ही तब हो सकते हैं जब हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करें और फीमेल्स को मेन कमिटीज का पार्ट बनाएं, उनको वाइस चांसलर की पोजीशन तक लेके जाएं, उनको प्रिंसिपल तक की पोजीशन पे लेके जाएं, ताकि वो अपना अपना करिश्मा दिखा सके कि एक फीमेल्स क्या कर सकती हैं। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम्स करने बहुत जरूरी है और टाइप्स ऑफ जो हम डायनेमिक्स दिखा सकते हैं, जेंडर अपॉर्चुनिटीज हमें इक्वल देनी है, हमें उनको पार्टिसिपेट कराना है हर छोटी चीज में, हर छोटी डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, तो हमें हर लेवल पर फीमेल्स को अपने आप में इन्वॉल्व करना है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब हम जेंडर ऑडिट की बात करते हैं तो जो भी आपने समाज में या समाज के लिए या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन चीजों का वैलिडेशन होता है। अब मैं कहूं कि मैं एक कॉलेज की प्रिंसिपल हूं और मैंने ये 50 एक्टिविटीज करी, इसका क्या प्रूफ है कि मैंने वो एक्टिविटीज करी? इसी को वैलिडेट करने का, इसी को देखने का जो तरीका है, उसको हम बोलते हैं जेंडर ऑडिट। इसके अंदर क्या होता है कि हर कोर्स के 10-10% बच्चों से एक इंटरव्यू लिया जाता है एट रैंडम, कि जैसे मैं कोई भी सैंपल ले सकती हूँ, ऐसी तरह से हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं, नॉन टीचिंग के, टीचिंग के, पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के। ठीक है, आप उनके इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करिए और इंटरव्यूज का एनालिसिस करिए कि, और ये कौन करेगा? जेंडर ऑडिट टीम करेगी। सबसे पहले एक आप इंटरनल ऑडिट टीम बनाएंगे जिसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए, मेल फीमेल का रेशो बराबर होना चाहिए और फीमेल्स का जहां तक हो सके आपको थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा रखना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जो भी आपकी टीम आएगी, पहले वो जो भी आपने पॉलिसीज बनाई है, किस डेट को बनी है, कब कब उसका रिवीजन हुआ है, समाज में जो गतिविधियां हो रही है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को आपको हमेशा रिवाइज करना है, रिव्यू करना है। एक स्टैटिक पॉलिसी जो बन गई, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही चलेगी। समाज की गतिविधियों के हिसाब से, समाज में जो आसपास चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको जेंडर पॉलिसीज में भी चेंजेस लेकर आने हैं। तो जब आप जेंडर पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आएंगे, उनका जो वैलिडेशन है वो आपकी टीम करेगी, जिसको हम बोलते हैं जेंडर ऑडिट टीम। इसके अंदर आप एक इंटरनल ऑडिट कमेटी बनाएंगे और एक आपकी टीम बाहर से आएगी। एक नैक में लाइन लिखी हुई है कि जेंडर ऑडिट प्रेफरेबली आउटसाइड टीम से होना चाहिए, बट आउटसाइड टीम से तब होगा जब हम इनसाइड टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनसाइड टीम को बोलेंगे कि तुम हमारी जेंडर पॉलिसी और जो हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको, उसकी मैचिंग करो, मैपिंग करो कि क्या जो हम बात कह रहे हैं वो हम एक्चुअली कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ठीक है, आपको पूरा असेसमेंट करना है, आपको जेंडर का वो पूरा काम करना है कि आपकी मेल्स और फीमेल्स का क्या रेशो है, किस हिसाब से उनको बेनिफिशियरी हैं,
फीमेल्स बेनिफिशियरी है कि नहीं है, स्टूडेंट बेनिफिशियरी है कि नहीं है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में वो पार्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पॉलिसी मेकिंग में फीमेल्स का क्या रोल है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में फीमेल्स का क्या रोल है, कि जब हम पॉलिसीज को कंप्लीट करते हैं, पॉलिसीज को रन करते हैं, तो फीमेल्स का कितना किस हिसाब से रोल है। हम उनको ट्रेनिंग दें, हम उनको सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप दें, अपना हर तरीके से उनको हम सशक्त करें, ऐसा हमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में करना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी की बात करी, सेफ्टी की बात करी, ट्रेनिंग की बात करी, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप की बात करी, एजुकेशन की बात करी, डिस्कशंस हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप है, थॉट प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है। तो हमें ये चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंट लेवल पर हमें ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनाना चाहिए। उसके बाद जो आप कर रहे हैं, आपका जेंडर ऑडिटर आएगा और ये सारी चीजों को वैलिडेट करेगा। आपकी जो आप कह रहे हैं वो चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स में व्यू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये हमें देखना। जैसे आप जब प्रोस्पेक्टस बनाएं, आप उसके अंदर लिखेंगे कि LGBTQ और हमारा जो कॉलेज है वो जेंडर न्यूट्रल कॉलेज है। जो आप जेंडर पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो आपके पॉलिसीज में, आपके डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना भी आपको है। अगर आप सिर्फ कह रहे हैं, दिखा कुछ भी नहीं रहे हैं, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो जो भी एक्रेडिटेशन की तरफ अग्रसर है वो मेरी बात को ध्यान रखें कि जो जेंडर पॉलिसी आपकी कह रही है उसका वैलिडेशन जेंडर ऑडिट टीम करेगी ही करेगी। किस तरह से करेगी? एक तो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगी, आपकी एक्टिविटीज को विजिट करेगी, कितनी जेंडर सेंसिटिव एक्टिविटीज आपने करवाई हैं। उसके अलावा आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका वैलिडेशन भी जेंडर ऑडिट टीम करेगी। नॉर्मली जो भी ऑडिट टीम है उसके अंदर आपकी प्रिंसिपल की तरफ से एक चिट्ठी जाएगी कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि हम इस दिन जेंडर ऑडिट करवाएं। तो जेंडर ऑडिट जो है, टीम जो है वो इंटरनल ऑडिट टीम के साथ मिलता है, बातचीत करता है और बताएगा कि हम ये चीजें ऑडिट करेंगे, हमें ये कागज देखने हैं। तो इंटरनल जेंडर ऑडिट टीम का ये कर्तव्य है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आउटसाइड जेंडर ऑडिट टीम ने माना है उसकी तैयारी करें। ये कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है कि सारी तैयारी करनी होती है। जेंडर ऑडिट प्रोग्राम्स आपने किए हैं, क्या आप मेडिकली उनका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्या उनको आप सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्स एजुकेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो जो चीजें फीमेल्स को लेकर इंपॉर्टेंट है उसको आपको सेंसिटाइज भी करना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एक मार्क दिखता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेंसिटिव है जेंडर को लेकर, जेंडर प्रोग्राम्स को लेकर और इस तरीके के इश्यूज को लेकर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको सारा ज्ञान होना चाहिए कॉलेज के बारे में, कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में, जेंडर एक्टिविटीज के बारे में। और पूरी आपको एक चेकलिस्ट बनानी है कि जेंडर ऑडिट टीम ये वाले प्रोग्राम्स मांगेगी और ये वाले कागज मांगेगी, तो हमें ये कागज पूरे कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जो आउटसाइड टीम है उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। अब मैं सिर्फ कह दूं और वो करूं नहीं तो उसका कोई मायने नहीं। आप समाज का दर्पण, समाज में जो गतिविधियां हो रही, समाज में जो कार्य हो रहे, उस चीजों को आपको अपनी गर्ल्स तक पहुंचाना है, अपने मेल्स फीमेल्स दोनों तक पहुंचाना है। फीमेल्स को अपने रूल्स रेगुलेशन, इसलिए मैंने आपको कहा लीगल वर्कशॉप्स का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सीरीज का एग्जांपल देती हूँ, नो योरसेल्फ प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब तक आपको फीमेल्स को अपने राइट्स के बारे में, अपने बारे में नहीं पता होगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो हेल्पलाइन नंबर्स ये आपकी वेबसाइट पे, आपके कैंपस में डिस्प्ले होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आप एक रेप का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो आप डायल करें। क्योंकि आपको उन दरिंदों को नहीं छोड़ना, आपको कंप्लेंट भी करनी है, आपको अंदर से सशक्त होना है कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत चीज हो रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे किसको पहला नंबर डायल करना है। तो प्रिंसिपल कॉलेज की आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक वकील भी होता है, सोशल वर्कर भी होता है, आपके कॉलेज के 2 टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं। इसकी विजिबिलिटी होना, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव काम है ये। फीमेल सिक्योरिटी, फीमेल सेफ्टी, फीमेल ग्रोथ,
फीमेल डेवलपमेंट, ये सारे एक समाज को बढ़ाते हैं, समाज के ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें इन चीजों का हमेशा ही ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको सारे ऐसे डेस्क के कागज पूरे करने हैं जिसके बेसिस पर जेंडर ऑडिट होगा। इसके समाज के कार्य करने में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके बारे में लड़कियों को बताना, उनके बारे में बातचीत करना, उनको टीवी प्रोग्राम्स में लेकर जाना, उनको एक लोकल मार्केट में लेके जाना। मैं इससे भी उनको टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपका विमेन डेवलपमेंट सेल जितने भी स्लम्स है, क्योंकि 70% जो इंडिया है वो रूरल में बसता है, ये हमें कहीं बिल्कुल नहीं भूलना है। जिस तरीके की इजी लाइफ हम एक शहरों में जी रहे हैं, वो लाइफ समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नहीं प्राप्त होती, और हमें अपनी आवाज पिछड़े वर्ग तक पहुंचानी है। और अगर आपका रूरल कॉलेज है तो आप अपने बच्चों को लोकल मार्केट्स में लेकर जाइए, उनसे बातचीत करिए, किस तरह की ताड़ना से उनका जिंदगी बीत रही है, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रही है, उनको वहां पे जाकर सशक्त करिए। क्योंकि इसको हम सोशल एक्सटेंशन प्रोग्राम करते हैं। कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करिए, वहां पे फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं कि लड़कियों को सीधा सीधा फोन नंबर देके आइए, अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है आपका आदमी या आपको मारता है, ये नंबर डायल करो, इमीडिएटली पुलिस आएगी और उसको सबक सिखाएगी। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी औरतें ये स्टेप लेने को तैयार ही नहीं होती हैं। हमें उनको दूसरा आईना दिखाना है, हमें उनको सशक्त करना है, हमें उनको फैमिलीज तोड़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं देना, हमें उनको सशक्त होने के लिए मोटिवेट करना है। तो ये अगर हम करेंगे ऐसे, इस तरह की मैं आपको एक और भी एग्जांपल देती हूँ। इस तरह के हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस तरह के हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करने हैं आपको आपकी कॉलेज की लड़कियों के साथ, कि वो एक्चुअली स्लम में जाए, विलेजेस में जाए, फीमेल से बात करें, एक फ्रूट मार्केट में लेके जाइए, उसको 50 तरीके की लर्निंग होगी आपकी लड़की जो आपके कॉलेज की। क्यों? क्योंकि वो 10 तरह की चीजें देखेगी कि वो किस तरह से पैसा कमा रही है, किस तरह की प्रॉब्लम्स में सह रही है, किस तरह से उसको गाली पड़ रही है अपने आदमी से। तो ये चीजों की तरफ हमें अल्टीमेटली हमें उसको सशक्त करना है कि ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी कार्य उसको नहीं सहना, नहीं करना। इसी को हम जेंडर अवेयरनेस वर्कशॉप कहते हैं। एक्चुअली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चीजें अगर आप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उसको, जैसे अगर अभी अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन जुड़े हैं, पर आप ये सोचिए ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको कितनी नई बातों का पता चला। अगर हम बच्चों को एक्चुअली सोशल एक्सटेंशन प्रोग्राम में, विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर हम बच्चों को लेकर जाएंगे, ठीक है, तो हम मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा कि वो न्यूज़पेपर की बात कर रही थी, जो मेरी पड़ोसी की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि उसको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने दिया जाता ताकि उसका अवेयरनेस ना, उसको कुछ समाज की नई बातें ना पता चल जाए, कहीं वो हमारे अगेंस्ट ना खड़ी हो जाए। ऐसी मानसिकता के लोग हैं हमारी आज भी समाज में। हमें ऐसे मानसिकता के लोगों को बताना है कि फीमेल्स जो हैं एम्पावर्ड हैं, फीमेल्स को सब पता है। आज आपको इस तरह से आप मना करेंगे तो दूसरी तरीके से आप समाज का आईना उनको दिखा सकते हैं। आप एक कॉलेज की इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों को एक्चुअली उस मार्केट में लेके जा सकते हैं जहाँ पे अपनी बात कह सके, अपनी बात वो रख सके। तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको अवेयरनेस देनी है, उनको एक एटीट्यूड डेवलप करना है, उनको केपेबल करना है, उनको अपस्किलिंग करनी है। स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में अब जैसे दिवाली आ रही है, उनको इस तरह के स्किल्स रूरल लड़कियां मेरे मानने से आज, तो आप उनको दिया मेकिंग सिखाइए, उनको पेंटिंग सिखाइए, उनको बैंगल मेकिंग सिखाइए, उनको रंगोली बनाना सिखाइए, उनको मेहंदी लगाना सिखाइए कि वो अपना वो समाज में ऐसा कोई भी काम कर सके कि वो अपनी अर्निंग बढ़ा सके। और ये किसका किसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की, प्रोग्राम कॉलेजेस में स्टार्ट करिए जिससे कि अपस्किलिंग हो, जिससे कि वो समाज में कुछ कमाने के लायक हो। अगर आपके अंदर, आपके हाथों में स्किल है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से पिछड़े हुए वर्ग में रह सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपस्किलिंग का प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है।
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम किसी तरह से डोनेशन कनेक्ट करके, किसी तरह से किसी की फीस माफ कर कर, किसी भी फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ जुड़कर, आकाश है, बिरलाज है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। तो हमें उनको जोड़ना है। हमने अपने समाज की लड़कियों को जो हमारे कॉलेज में ऐसी गतिविधियों के साथ उनको अवेयरनेस करानी है कि बेटा आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप ये स्किल प्रोग्राम करो, आपको हम एम्प्लॉयबिलिटी वाले प्रोग्राम्स में बहुत ही सशक्त कर देंगे कि जब आप अपना कॉलेज की जर्नी पूरी करें तो आप अपना आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जो इस तरह की चीजें अगर हम कॉलेज में शुरू करें तो हम बहुत चीजें कर सकते हैं। तो जब जेंडर ऑडिट होगा तो यही जो मैंने आपको एक्टिविटीज करी हैं उनका वैलिडेशन हो कि क्या जो कॉलेज कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम उनको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो भी नैक की एक्टिविटीज होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती। लेट मी टेल यू, कोई टेरर नहीं है, कोई हॉरर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नैक हमेशा ये चाहता है कि हाँ कॉलेज में एक्टिविटीज ऐसी हो कि समाज आगे बढ़े, लड़कियां आगे बढ़े और लड़कियों की जो प्रॉब्लम है उनको हम एंड कर सके, उनको अपस्किल कर सके। हमें हर 360 डिग्री डेवलपमेंट उनका करना है। इसी की वैलिडेशन जेंडर ऑडिट में की जाती है। अगर एक इंस्टीट्यूशन पाया जाता है कि ये जो कह रहा है वो नहीं कर रहा, तो भी उनको नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दी जाती। कंप्लायंस रिपोर्ट मिलती है विद सम सजेशंस कि आप अपने कॉलेज में ये प्रोग्राम करिए, इस तरह की एक्टिविटीज करिए, इस तरह की एम्प्लॉयबल प्रोग्राम्स करिए। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमने डीमोटिवेट किया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को तो हम और पिछड़ जाएंगे। तो कंप्लायंस रिपोर्ट जेंडर ऑडिटर आपको देगा, पर कुछ सजेशंस के साथ देगा, कुछ उनकी मान्यताएं आपको माननी भी पड़ेंगी, कुछ आपको उनके प्रोग्राम्स, उनकी सजेशंस, उनकी इश्यूज को मानना भी पड़ेगा। और इसके ऊपर एक कहीं ना कहीं आई होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी काम करना है अपनी आत्मा से करना है, अपने दिल से करना है। अपने अपने अगर हम अपनी आत्मा और दिल के साथ कोई भी काम करेंगे तो हमारे ऊपर चाहे कोई भी दृष्टि होगी, कोई भी हमें वॉच कर रहा होगा, तो हम हमेशा फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच को फॉलो करना है, जिसके अंदर हमें सारे ऐसे कार्यान्वित करने हैं कार्य जो महिलाओं को सशक्त करें, महिलाओं की आगे जो मार्गदर्शन करे, महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें, उनको डिग्रीज मिले, उनको आगे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स मिले। हमें ऐसा रोल प्ले करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। और यही चेकिंग जो है ये जेंडर ऑडिट में की जाएगी। इस बार 5 साल में 2 बार जेंडर ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तो आप सारी एक्टिविटीज जेंडर ओरिएंटेड करें। और ऐसा नहीं है, और मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि हमें मेल को नेगेटिव करना है। इट इज बिकॉज ऑफ मेल्स that we survive. It is because of males that we are always finding them in a very supportive role. Whatever, structures I have found in my life, I have always found them in a very supportive role. तो हमें किसी भी जेंडर के प्रति नेगेटिव सोच नहीं लेके आनी है। हमें सारे जेंडर्स को समान दृष्टि से देखना है, समता की दृष्टि से देखना है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। एक आखिरी मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपके लूंगी। जब हम जेंडर ऑडिट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी आप प्रोस्पेक्टस लिखते हैं उसके अंदर एक पैराग्राफ आपको जेंडर न्यूट्रल कॉलेज के बारे में लिखना चाहिए, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर की बात भी करेंगे, क्योंकि मेल, फीमेल और अदर जेंडर ये 3 कॉलम होते हैं आज की डेट। आपको जेंडर ट्रांसजेंडर्स के प्रोग्राम भी आपको अपने कॉलेज में करने हैं, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है, वो भी जेंडर है, उनका खून भी लाल है, उनको भी दर्द होती है, उनको भी बुखार होता है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है। कितनी सदियां लग गई फीमेल्स को मेन स्ट्रीमिंग में आने में। आप ये सोच सकते हैं किस दशा से वो निकल रहे हैं, कितनी गंदी दृष्टि से उनको देखा जाता है।
जब मैं ऑरबिंदो इवनिंग की प्रिंसिपल थी तो मैंने जेंडर ट्रांसजेंडर के ऊपर पूरी सीरीज पूरे प्रोग्राम्स किए थे। मैंने उनको बुलाकर अपने बच्चों के साथ रूबरू कराया। मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को बुलाया ताकि वो अपनी कहानी अपने हमारे बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे बच्चों का जो सोचने समझने का तरीका है वो बदल जाए। ये जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम था और इसी तरह के प्रोग्राम्स आप भी अपने कॉलेज में आयोजित कर सकते हैं। मैंने अपनी कॉलेज में एक लड़की को ट्रांसजेंडर को बुलाया था जिसका नाम था रुद्रानी चेतनी चौहान। वो इतनी when she was born she was declared as a male child। 5 साल तक अपनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके सारे शौक एक लड़की की तरह हो गए और वो ट्रांस वुमन बन गई। उसने अपनी जर्नी बताया, मेरे बच्चों की आंखों में पानी आ गया। जो बच्चे जब उसने एंटर किया था मजाक उड़ा रहे थे, अब वो उसके साथ सेल्फी खिंचवाए, उन्होंने उसके साथ इतनी बातचीत करी कि एक ऐसा माहौल बन गया कि मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। इस तरह के रियलिटी शोज करिए, इस तरह के रियलिटी डिस्कशंस करिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर भी को भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। उनकी केस स्टडीज पे प्रोग्राम करिए, किस तरीके से ट्रांसजेंडर्स पॉलिटिक्स में आ गए हैं, जैसे केल्की हैं। आप मतलब इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बताइए, पर उसके पीछे उनका स्ट्रगल भी बताइए। वो ऐसी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आप दिखाइए बच्चों को कि उनको हर जेंडर के प्रति रिस्पेक्ट हो। और इन्हीं चीजों का वैलिडेशन जेंडर ऑडिट में होगा तो आपकी माशाअल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस बात को रखने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीजें और मेरा वार्तालाप अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी को कोई भी बातचीत करनी है, किरण जी के साथ आप बात कर सकते हैं। किरण जी मेरे आगे के प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। अब इससे अगला कार्यक्रम जो है वो का जो है डिस्कशन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। आई विल ओपन द डायस फॉर एनीवन टू हैव अ डिस्कशन विद मी ऑन दिस रिगार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डिस्कशन का माध्यम ओपन करती हूँ, क्योंकि डिस्कशन से और भी बातचीत समझ में आएगी। हम किरण जी आप thank you so much नमिता। I really very explicit। और आपने बहुत तवज्जो दी कि देखिए कि ट्रांसजेंडर ना खाली फीमेल्स का बट ट्रांसजेंडर के साथ भी आपको जब आपने ऑडिट कराना है तो कॉलेज शुड मेक इट श्योर कि दे हैव द पॉलिसीज व्हिच आर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज। सो हम अगर वैसे तो आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, बट फिर भी अगर किसी के विचार हैं, मुझे अनुरोध है अनुराधा से, फीडबैक सर हम बाद में भी देंगे, पहले जिसको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, क्योंकि की रिपोर्ट्स के अंदर क्राइटेरिया 7 में और 6 डिस्कस होती हैं, तो आप उसके अंदर आपको लिखना होगा। तो आप इसको कई बार अगर आप लगातार कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बना सकते हैं, जैसा मैम ने हमें समझाया है। सो आई रिक्वेस्ट अनुराधा टू प्लीज question answer session. Yeah. Thank you so much, ma'am. I request participants either to put your questions in the chat box or you can unmute yourself and ask directly. Ma'am, there is one question in the chat box and ma'am wants to know, I want to know whether gender audit is compulsory for all the HEIs twice in 5 years? Yes, it is an interim update by the NAC under criteria 7 that in 5 year cycle you have to do it twice. Right, even if you've not started, you can do it at least once कि आपका action taken report में positively माना जाएगा कि आपने gender audit का concept समझ लिया है और start कर लिया है. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I too have a question. Suppose we go for gender audit, what kind of reports we have to make? Could you please brief us for that? ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले तो एक इनविटेशन लेटर, पहले तो आपको एक एजेंसी फाइनल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेटमेंट नैक ने दी है कि आप इंटरनल ऑडिट कमेटी तो जेंडर ऑडिट कमेटी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पर आपको एक एजेंसी बाहर से हायर करनी चाहिए। मतलब इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू, वैसे तो आपकी इंटरनल मतलब पहली बार जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इंटरनल जेंडर ऑडिट कमेटी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसके अंदर एक एडवोकेट ले लें बाहर से, एक आप
एनजीओ का बंदा ले लें, क्योंकि आप अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको नैक को ही फॉलो करना है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप इंटरनली ही अपना ऑडिट कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 लोग बाहर से आप बुला लीजिए, कुछ लोग अंदर के रहेंगे, कुछ लोग बाहर के रहेंगे। इंटरनल के जो कमेटी होती है वो एक्सटर्नल लोगों को फैसिलिटेट करती है इन फीडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट क्योंकि बाहर के लोगों की दृष्टि अलग है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छे से आपको ऑडिट कर सकते हैं। तो आप कुछ लोग बाहर से ले सकते हैं, तो बाहर से भी ले लीजिए, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट कमेटी बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट कमेटी, ये मिलकर आपका जेंडर ऑडिट हो जाएगा। और जेंडर ऑडिट में 10% एटलीस्ट बच्चे किसी भी कोर्स से, वो एट रैंडम उनका लिंक आपको देना पड़ेगा उनको। जैसे आपने स्टूडेंट सर्वे मेथड में उनको नैक वाले लिंक भेजते हैं, ऐसे ही कुछ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर ऑडिट हो रहा है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ही शेयर करेगा आपको। तो वो आपको मतलब ये बताएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही है वो कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो बच्चों को सीधे सीधे अपने आप ही लिंक जाएंगे, लिंक जाने के बाद जो उनका फीडबैक आएगा, उसी तरह से आपके फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो बिल्कुल ना खुश होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें ऐसे लोग भी चाहिए, क्योंकि उनका जो ना खुश होना है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सजेशन बन जाता है कि जो चीजें उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे। Namita, your voice is not audible. Namita, your voice is not audible. बोलना चाहूंगी कि नॉन टीचिंग के लोगों का इंटरव्यू भी आपको लेना पड़ेगा। ये आउटसाइड जेंडर के जो लोग आएंगे वो लोग लेंगे, एट रैंडम लेंगे, पर आपका डेट फिक्स होगी कि हम इस दिन जेंडर ऑडिट करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, आपकी पॉलिसीज देखेंगे, आपके जैसे प्रोस्पेक्टस में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपकी वेबसाइट पे ये चीजें दिख रही है नहीं कि दिख रही, कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज कराई हैं अभी, ये सारी चीजों के ऊपर वो पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चनेयर भरवाएंगे, कुछ नॉन टीचिंग के लोगों से, कुछ टीचिंग के लोगों से, कुछ स्टूडेंट से, और वो भी एट रैंडम होगा। कौन सा सैंपल उठाते हैं आपको भी नहीं पता, पर आपको अपना डेटा और सब चीजें आपको रेडी करनी पड़ेंगी। और ये ऑडिट 1 वीक ले लेता है कई बारी, क्योंकि अगर बच्चों ने साथ साथ उनको लिंक नहीं भेजा, या तो आप एट रैंडम आप किसी भी जैसे आप एक इमेजिन मीटिंग करते हैं, उस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं ऑनलाइन। जो क्लास जो टीचर पढ़ा रहा है उनको वो बता दे कि आपका जेंडर ऑडिट लिंक आ सकता है, और आपको आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चों को पॉजिटिवली सेंसिटाइज करना जरूरी है। जितना ऑडिट अच्छा होगा उतनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी, उतनी आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी, उतनी आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी। तो मेरे हिसाब से तो हर चीज पॉजिटिव साइड से अगर करी जाए तो बहुत अच्छा है। बच्चों को डरा कर धमका कर कि आपको हाँ ही बोलना है, आपको अच्छा ही बोलना है, ये चीज गलत है। तो जेंडर ऑडिट फिर वो ठीक रिजल्ट्स आपके नहीं देगी। तो मेरे हिसाब से तो आप बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करिए, फैकल्टी को पॉजिटिवली मोटिवेट करिए, नॉन टीचिंग को पॉजिटिवली मोटिवेट करिए कि जेंडर ऑडिट टीम जो आएगी वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है, मैं आपको कुछ 1-2 कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगी, उनका जेंडर ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही खराब आया है, क्योंकि कुछ मेल टीचर्स फीमेल स्टूडेंट्स के साथ गलत बिहेव कर रहे थे और वो बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया। उसका जेंडर ऑडिट रिपोर्ट आई ही नहीं थी अभी तक इंटरनली, क्योंकि रिपोर्ट पहले डिस्कस होती है। तो प्रिंसिपल के साथ डिस्कशन हुआ कि कम से कम मुझे 40 लड़कियों ने इस बच्चे के, इस टीचर के बारे में रिपोर्ट किया है कि ये हमें क्लास के बाहर आने के लिए बोलता है, हमें अलग टाइम के लिए मैसेजेस करता है, गलत टाइम पे मैसेज करता है। वो लड़का, प्रिंसिपल ने इतना प्रोएक्टिव एक्शन लिया कि उस लड़के को जेंडर ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले ही निकाल दिया। तो ये इम्पैक्ट होता है जेंडर ऑडिट का कि कोई भी गलत पॉलिसी, प्रीडेटरी पॉलिसी, discriminatory policy against any gender should be prohibited in a higher education institute. ये कोई अखाड़ा नहीं है कि आप किसी को भी विंडिक्टिव सवाल पूछिए, किसी भी लड़की से गलत बात करिए, गलत बात है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हमारी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, और हम अपने बच्चों को एंट्री पॉइंट पे ही पूरे उनको इंफॉर्मेशन दें कि हमारी वेबसाइट पे ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट कॉर्नर पे ये, या अलग से आईसीसी का बटन है, अगर बच्चे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये फोन नंबर, इमरजेंसी फोन नंबर हमेशा प्रिंसिपल का होता ही है, तो आप इमरजेंसी में इसको कॉल कर लीजिए। अदरवाइज ये रूटीन है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं
और पूरा प्रोसीजर, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर आपका प्रॉपरली वेबसाइट पे विजिबल होना चाहिए। जेंडर काउंसलर आपका विजिबल होना चाहिए, डॉक्टर्स फॉर अ स्पेशल टॉक, और प्रिवेसी भी होनी चाहिए कि ये नहीं है कि बच्चे के मन में ऐसा डर हो कि आज मैं अपनी बात कहूंगा तो कल मेरी बात वो पब्लिक हो जाएगी। ये बहुत गलत है। बच्चे शर्माएंगे, बच्चे बात नहीं करेंगे, और ये इंस्टीट्यूशन के लिए ये भी ठीक नहीं है कि वो घुट घुट के 3 साल अपने गुजारें और इस ऑर्गेनाइजेशन से एक गलत मेमोरी लेकर जाए। हमेशा एक खुला माहौल हो, खुली बातचीत हो, ओपन डोर पॉलिसी हो कि प्रिंसिपल के पास जब भी जो भी जाना चाहे वो कभी भी जा सकता है। ओपन डोर पॉलिसी हमेशा जेंडर को प्रमोट करती है, जेंडर पॉलिसीज को प्रमोट करती है। एक हर एक के मन में बात है कि हमारी प्रिंसिपल हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। ये इतनी खुशी देता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीजें और इस तरह का माहौल एक ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी जेंडर ऑडिट की भी आवश्यकता पड़ेगी। जेंडर ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में गलत काम हो रहे हैं, विंडिक्टिव काम हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हो रही हैं, मेल्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। उनको बाहर भेजा जाता है, उनको नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनका एक माइंडसेट है कि ये लड़की है इसलिए इसको इस कमेटी में इन्वॉल्व मत करो, इसमें देर तक रुकना पड़ेगा, रोज उसका बहाना होगा कि मुझे बच्चों को देखना है, मुझे फैमिली को देखना है। ऐसी चीजों के लिए हमेशा गलत एक मैसेज प्रमोट होता है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन शुड बी द मोटो। और पूरे कैंपस में जहां तक हो सके आपको पोस्टर्स डिस्प्ले में लगाने चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों के साथ एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए, फीमेल्स के साथ एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे हर दिन एक जेंडर ऑडिट का या जेंडर सेंसिटाइजेशन मैसेज आना चाहिए कि दिस इज द कोट ऑफ टुडे, वी आर जेंडर न्यूट्रल कॉलेज। और एक मोटिवेशनल कोट जो जेंडर इक्विटी को प्रमोट करता है, जेंडर इक्विटी को हर तरफ लेके जाता है, ऐसा वेबसाइट पे हर रोज बदलना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा? ये बच्चों की वर्कशॉप से आएगा, ये बच्चों के डिस्कशन से आएगा, ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन से आएगा। ये गैलरी में हर दिन चेंज होना चाहिए कि हमारे बच्चे इस तरह के ऑडिट प्रोग्राम्स में, जेंडर अवेयरनेस वर्कशॉप्स में, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो नॉन टीचिंग है, चाहे वो टीचिंग है, वो पार्ट ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक जेंडर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन का बनना और डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसा मैसेज मैं सभी को देना चाहूंगी, और मन से करिए काम। ये प्रिंसिपल का काम नहीं है, ये सभी का काम। Thank you so much, ma'am. There is one more question in the chat box. In addition to the workshops or आपकी training आवाज sessions, नहीं आ रही मेरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। am I audible now? Am I audible now? You are not audible. नमिता, क्वेश्चन ये है कि खाली कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स ही तो काफी नहीं है, क्या वुमेन सेल इसमें करे ताकि कीपिंग इन व्यू जेंडर कॉन्सेप्ट। यस मैम, थोड़ा सा आवाज का इशू था इसलिए मैंने रीजॉइन किया। हाँ, I hope Madam Sirohi, Suman Sirohi has asked this question, or you can ask directly also, Suman. If Anuradha permits you, if she mutes, unmute you, you can ask. Or Anuradha. Yes, ma'am. She can unmute herself. Ma'am, you can Yes. directly ask the Yes, question. Suman, to you ma'am. can directly ask. Of course, Amar, Dr. Amar, we will give you 2 opportunities. Thank you so Well, much. Thank you so much, ma'am. Am I audible to all? Yes, yes, Suman. Namita, are you able to hear her? Yeah, Am yeah, I I can hear you. audible? I can hear. Am I can I- hear. I can hear you. Dr. Suman Sirohi from Government College for Girls, Ambala City, Professor of English. So, Madam Suman, please. I hope she is not able to connect. We can request Dr. Amar Jyoti to please come forward. Yeah, thank you so much, ma'am. मैम मैं डॉक्टर अमरज्योति मांगट हूँ, डाइट फिरोजपुर में मैं काम कर रही हूँ SCRT के अंदर।
तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज NCERT के थ्रू डॉक्टर पूनम, डॉक्टर मोना जी के तहत अंदर बहुत सी सेमिनार्स लगाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैम थर्ड जेंडर की, मैम ने ट्रांसजेंडर की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा नमिता मैम, क्योंकि हाँ मैं जी। भी इस पे काम कर रही हूँ, मतलब सीख रही हूँ आप जैसे लोगों से। तो इसमें मैंने इंटरनेशनल इनकी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए, सेमिनार्स। तो उसमें एक धनंजय, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थी, तो वो मेरे कांटेक्ट में वहां पर आई थी। तो वाकई मैम आपकी बात है कि उन लोगों की अगर हम समस्याएं सुने तो रोना आता है। तो उन्होंने एक जो स्पेशली बात की, आप कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, कि उनकी एक जो प्रॉब्लम थी कि उनकी वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हाँ जी। हर एक वॉशरूम में ही और शी लिखा होता है, और हाँ जी। थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए कहीं है नहीं। तो वो कहते थे हमें समझ नहीं आता था कि कौन से वॉशरूम में जाएं। और एक मैम उन्होंने बहुत अच्छी उसमें बात की कि एक जैसे कि एग्जाम्पल दिया था उन्होंने अपने लिए कि हम भी समाज का हिस्सा है, कि अगर आप एक बीज बोते हैं, अगर हम कोई भी फ्रूट का या किसी भी ट्री प्लांटेशन करते हैं, तो अगर वो पेड़ सीधा ना निकल के अगर टेढ़ा हो जाए, तो उसमें बीज का या पेड़ का कसूर नहीं है। उन्होंने अपने आप को ऐसा माना था। तो उन्होंने कहा कि अगर जो समाज में सिनेरियो चल रहा है कि लड़के लड़की को ही हम प्रेफर करते हैं जिंदगी में, कि बेटा हमारे पास रहेगा शादी के बाद, तो हमें स्वीकारा नहीं जाता समाज में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि अगर पेरेंट्स, हमें एक्सेप्टेंस समाज में मिल जाए कि पेरेंट्स हमें घर से बाहर ना निकाले, तो हम लड़के या लड़कियों की तरह उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, और ये जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं वो काफी हद तक बंद हो जाएंगे। मुझे मतलब अच्छा लगा। और मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कहीं पर भी ऐसा होता है जेंडर इश्यू से संबंधित, तो प्लीज मुझे जरूर मौका दीजिए कि मैं आपको असिस्ट करूं। आपसे सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। और आपने जो वॉशरूम्स की बात करी है, तो ये अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आ गया है। देयर आर मेनी कॉलेजेस जिन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए, चाहे उनके कॉलेज में कोई ट्रांसजेंडर है या नहीं है, उन्होंने एक छोटा सा वॉशरूम उनके लिए बनाया हुआ है, विच इज वेरी गुड। हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ चलना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सर्व धर्म की उन्होंने एक जगह भी खोली हुई है जहाँ पे कोई भी आके मेडिटेट कर सकता है, कोई भी मल्टीपर्पज रूम की भी बहुत वैल्यू है। जब मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूंगी तो मैं आपको ये बहुत डिटेल में एग्जांपल्स दूंगी कि किस तरीके से आपकी नैक की ग्रेडिंग बढ़ सकती है। तो ये जो वॉशरूम्स की बात कही है तो मेरे दिल को छू गई है। और ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिन्होंने ये बनाए हुए हैं। हमें समाज में हर जेंडर की, हर नीड का पूरा कंप्लीट सिनेरियो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उनकी जर्नी सिर्फ 3 साल की है, बट उनकी मेमोरीज लाइफ टाइम की होती है कि हम इस कॉलेज में पढ़ते थे और हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी। ऐसा मैसेज, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। तो इस तरह की बात बच्चे लेकर जाएं, क्योंकि ये फॉन्ड मेमोरीज जो होती हैं लाइफ की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्योंकि एलुमनाई भी इससे जुड़ जाते हैं, तो एलुमनाई की अपनी एक पावर होती है। तो जहां तक हो सके जैसे जेंडर प्रोग्राम्स जो हैं थोड़े से एलुमनाई के थ्रू भी आपको कराने चाहिए, क्योंकि एलुमनाई जो है, जो एलुमनाई एक सीख दे सकता है, चाहे वो जेंडर सेंसिटिव इशू है, चाहे कोई भी, वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी जेंडर इशू या कोई भी इस तरह की वार्तालाप में एलुमनाई को भी आपको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। और ट्रांसजेंडर को लेकर तो मैंने जब ऑर्बिंदो में प्रोग्राम किए थे, तो मैंने अपने वाइस चांसलर को लिखा था कि इनकी पढ़ाई का कोई भी प्रावधान नहीं है, इनको कोई भी फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को इतना सारा प्रमोशन मिलता है, उनको 5th तक, 6th तक, 12वीं तक की उनकी फीस माफ होती है, ऐसे ट्रांसजेंडर का कोई भी इनिशिएटिव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपका MGST गर्ल्स कॉलेज है उसकी तरफ से एक चिट्ठी जाए मंत्रालय को कि ट्रांसजेंडर को लेकर अपना एक आप सेल खोल सकते हैं, जो कि जेंडर न्यूट्रल सेल में बहुत ही आपको काम आएगा और पूरे नेशन को आप लीड कर सकते हैं। किरण मैम,
अगर आप ये ट्रांसजेंडर सेल को आगे प्रमोट करें। Ma'am, we are already linked with the transgenders because we are running IGNOU Study Center and this center promotes education of transgender. धनंजय की बात आपने की, ऐसे IGNOU से भी हमारे कई ट्रांसजेंडर पढ़ाई कर रहे हैं. So they are linked, and I'll love to inform you. We have the toilets of the physically challenged as well as transgenders and as well as women and men to hai. Although it is a girls' college, we have special toilets for males also. That's a great news. Congratulations. Thank you. And Namita, now Suman Siroi wants to join. Okay. Sure. Suman, what do you want to ask, please? Good morning, everyone. Good morning. First of all, I extend wholehearted thanks to Dr. Kiran Angra, Honorable Principal, MDST College, Ambala City, for organizing such a wonderful webinar. And hats off to Dr. Anuradha too for being the IQAC coordinator, in capacity of IQAC coordinator. And of course, credit goes to you, Madam Namita, for delivering such a wonderful speech to all of us. It will really be fruitful and beneficial for especially those colleges who are yet to face cycle 1-2, because it will be helpful for preparing ourselves for the oncoming event. I just wanted to know whether we can have internal audit team at our own, because ours is a government institution and we didn't have any such directions from our higher education department as such for having this cell in our college. We have around 55 different cells, including NSS, Women Development Cell, Legal Literacy Cell, ICC, etc., etc. But we don't have gender internal audit team as such, cell as such. So is it mandatory at our own, or can we have it at our own, or should we wait for some directions from the department? Or if we have it at our own, should we who should we request for internal audit of our college? That is my question. Okay. See, as of now, it is not mandatory to have an outside agency, but it is written that it is always advisable to get it done by an outside agency. So not an issue. You can make your internal audit committee, which will be constituted by the head of the institution, which can involve, if it's a co-ed college, so 50% each gender can be a part, because I don't think that transgender faculty members are a part in most of the institutions. So it's like a male and a female. So make sure that the constitution of the gender audit committee is done meticulously, keeping into considerations the various departments and the gender also, like 50% males and 50% females. Yes. Rest, you can have some educationist from outside. You can have an advocate from outside. You can Yes. also have a social NGO head from, or a director from outside, and whom you think knows about the assessment and accreditation. You can also invite them also. So it is up to you how you can do it, but that few people should be from outside. That's my request. Although it is not a mandatory compliance to have an outside, audit, but you can always, you can invite me also, not an issue. I can be a Of part. course, ma'am. We would love to. We would love to, ma'am. Very soon, I'll discuss it with my honorable principal. I'm in the college right now and attending it at my own. And I have made notes of each and every point, and I'll show it to my Pradip principal, and we'll invite you soon. Sure. If So, you but please, you can invite advocate, NGO head, a female NGO's head will be better. So, I have seen a trend that females are the enemies of females. So we have to stop that. yes, We have to very stop bitter that. truth, harsh truth, ma'am. More the Thank you. participation of the females in the mainstreaming, the better it is. Yes, ma'am. As a all women institute, and we have male colleagues in our college, but all Yes. female students. But All we are- respect to them. All respect to them. Yes, ma'am, of course. We are heading towards gender neutralization as such. We should strive for it. Thank you so much, ma'am. It was really wonderful and Thank you. fruitful. Thank you Thanks. so much. Please. Thank you so much, ma'am. Thank you, Anuradha. Ma'am, principal ma'am, we are waiting for your concluding remarks so that we can go for vote of thanks and feedback link. Ma'am, I'm please. thankful to Anuradha, my IQAC coordinator and NAC coordinator, Madam Nishu Bansal. Namita, for all the participants, we want to tell you from tomorrow onwards, 25 से लेकर हमारा
30 तक we had a different topics जो आपकी NAC की report में काम करेंगे, will be useful for you all on different subjects like best practices, AAA, green audit, best and human rights and values, and so on, e-waste, how to manage the e-waste management. So we will have for this next from 25th, आज 24 है, 25 से लेकर 30 फिर नमिता जी आएंगे और उन्हीं के कई साथी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं वो भी हमारे इसको ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ ही साथ 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक आईपीआर पर एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है NAC का, आईपीआर एंड इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन। तो आईपीआर पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ आईपीआर जिसमें कॉपीराइट, पेटेंटिंग, प्लेजरिज्म, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो जिसको हम लेंगे 26 से लेकर 30 तक। एक हमारे 2 यूनिट चलेंगे, तो आप लोग अपनी डेट्स ब्लॉक कर लीजिए 25 से 30 तक, मॉर्निंग सेशन एज वेल एज इवनिंग सेशन। सो मॉर्निंग में हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नमिता जी की टीम होगी जो कि अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के साथ होंगी, और शाम को या मॉर्निंग में वी विल लेट यू नो द टाइमिंग्स ऑफ आईपीआर academia interaction webinars and also the webinars which are related to the different topics to be covered under the different criteria. So I am very much thankful to you, Namita. You are always supportive and you are always ready even at the short time. If we give you just a night time, you are ready with the morning. So, or you are teaching, you're taking your own classes at Delhi University, still your time for this welfare activity, I should say, guiding all. So I am thankful to you. But I request a formal thanks, Anuradha, from Dr. Monica. अनुराधा जी के बोलने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि किरण मैम बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है और हमेशा मुझे उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत दुलार से कभी भी कहीं पे भी बात करी है तो मेरा बहुत दिल को छुआ है। तो मतलब इन द पब्लिक फोरम आई वुड से दैट आई रियली लव यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गाइड एंड अ मेंटर टू मी। Thank you so much, Namita, for all respect and love. Thanks. So I request Monica to please. Thank you so much, Namita. Thank you so much, ma'am. Right. It's my privilege to propose the vote of thanks on this online national seminar on gender audit organized by IQAC under Paramarsh scheme of UGC for mentee institutes. On behalf of whole MDST family, I extend a hearty vote of thanks to our most treasured chief guest, Dr. Namita Rajput, who has spared her time to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts related to gender audit. Your thoughts have enlightened our mind and have shown us a new path. I am immensely thankful to our respected and beloved principal ma'am, Dr. Kiran Angra, Assessment and Accreditation Ambassador of Paramarsh. Her exemplary vision is the foundation of today's event. You motivated us and guide us to do our best and standing beside us as a pillar of strength. My sincere gratitude goes to our organizing team, Dr. Anuradha and Mrs. Nishu Bansal, for their hard work and dedication. A special thanks to all the participants whose sincere and active participation has made this program more successful. Over to Anuradha, ma'am. Thank you, ma'am. Feedback link has been shared to you all, and as ma'am has told, kindly spare your dates from 25th to 30th for more webinars, FDPs, with Namita ma'am and others. Thank you so much, ma'am. Feedback link is open for next 20 minutes, so kindly fill it. May I speak? Hello, Yes, Dr. Chandan, please. is the session over? Yes, the session is over, please. Yes. Thank you very much. I just needed to tell. That's It just was you have to very fill enlightening. you have to fill your feedback form so that we can
issue you the certificate of participation. It was very enlightening session. Thank you. Please remain connected with us. It will be from 30th till from tomorrow onwards also. New people on new subjects, they will aware you how to you can write down your reports. Madam, can we leave now? मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई।